Chapter number 21, Heat Engine, second law of thermodynamics. Chapter 21, Heat Engine and second law of thermodynamics. Heat engine and second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. अब थर्मोडायनेमिक्स की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स. What? First we observe the first law. Secondly we observe the second law. And thirdly we observe the zeroth law. Oh my God. और zeroth law is a fundamental law. zeroth law लास्ट में खोजा गया, लेकिन फंडामेंटल होने की वजह से हमसे थर्ड लॉ तो कह नहीं सकते थे, इसलिए उसे हमने जीरोथ लॉ. तो याद रखिएगा, मैं याद दिला देता हूं. जीरोथ लॉ क्या था भाई? जीरोथ लॉ ये था कि इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम सेपरेटली, देयर आर थ्री बॉडीज ए बी एंड सी. तो ए और बी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे. क्यों इक्विलिब्रियम में होंगे? जब उनके बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टेकन प्लेस बिटवीन द थ्री बॉडीज. देन ऑल द थ्री बॉडीज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. किसकी वजह से होता है ऐसा? टेम्परेचर की वजह से होता है. तो साहब ये था जीरोथ लॉ. फिर आया फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था भाई? फर्स्ट लॉ ये था कि if we imparted heat to a system, then it will utilize in two ways. One part will utilize as increasing in internal energy of the system, and other part will do the work. Yeah, change in internal energy plus work done is equal to heat supplied to the system. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ में कुछ फ्लॉ था. लॉ में फ्लॉ, कुछ कमियां हैं. इस वजह से हमें सेकेंड लॉ की तरफ जाना पड़ा. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ, व्हाट आर द रीजन व्हाई वी हैव टू इन्वेंट, व्हाई वी हैव टू रिसर्च द सेकेंड लॉ. देवी और सज्जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो. क्या कहा मैंने? लिमिटेशंस. लिमिटेशंस देखनी थी हमें क्या देखनी थी? हमें देखनी थी लिमिटेशंस क्या हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ. तो सबसे पहले हम लिमिटेशंस देखेंगे. लिमिटेशंस ऑफ FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहली लिमिटेशंस क्या थी? देखो, फर्स्ट लॉ सिंपली टेल अस, फर्स्ट लॉ simply tell us equivalence of mechanical work and heat. क्या करता है फर्स्ट लॉ? सिंपली टेल अस इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क, अर्थात जो कोई काम आप करते हैं उस काम से कितनी हीट जनरेट या कोई हीट जनरेट हुई, तो उसकी वजह से क्या आप मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, इतना ही बताता है फर्स्ट लॉ. ऐसे कि फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है. मैंने आपको लिखा रखा है जब हम FLTD डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 में, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी. लेकिन
व्हेन, अब देखो यहां पर फ्लॉ में क्या आया, फर्स्ट लॉ सिंपली टेल अस इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट। तो आप लोग कहेंगे इनमें कौन बड़ी बात है, ये तो हुआ ही है, ये तो लिखा ही गया है ना, तो इसमें कमी क्या है? देखो इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट व्हेन वन इज कंप्लीटली, when one is completely converted, when one is completely converted into another, एक दूसरे में कंप्लीट हो जाए, कन्वर्टेड। लेकिन अब ये कैसे होगा, हाउ दिस इज पॉसिबल, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये देखो कमी हो गई। अरे भाई कैसे ला रहे हो, कौन सा काम किए हो जिससे गर्मी पैदा हुई है, या कौन सी गर्मी से कौन सा काम किए हो, इसके बारे में कोई चर्चा एफएलटीडी नहीं करता। तो ये उसकी पहली कमी थी। फर्स्ट लॉ सिंपली टेल अस इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट व्हेन वन इज कंप्लीटली इनटू अनदर, when one is completely into another, but does not mention the condition, but does not mention the condition, mention the condition, mention the condition under which such a conversion is possible, under which such a conversion is possible, under which such a conversion is possible। ये पहली कमी हो गई, such conversion is possible। चलो जल्दी से इसको नोट कर डालो, अच्छे बच्चों नोट कर डालो इसे, ये पहली कमी थी, such conversion is possible। तो एफएलटीडी का ये एक फ्लॉ था जो हमें मजबूर कर रहा था कि कुछ और हम खोजें, और कोई काम धंधा तो हम लोग के पास था नहीं, मतलब हमारे पास नहीं, फिजिसिस्ट के पास, तो लोग बैठ के खोजा करते थे। तो एक खोजा ने खोज डाला, क्या खोजा अभी बताते हैं, पहले इसको नोट कर डालो। सेकंड क्या था, अब ये हो गया। अब दूसरी कमी, अब इतनी देर से लिखे हुए हैं बोर्ड पर तो तुमको तो नोट ही हो गया होगा। अब ये पहली कमी थी, अब दूसरी कमी सुनो। दूसरी कमी क्या थी, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस, मतलब हीट है कि वर्क है कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क, बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के बीच में वो कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। हीट एंड वर्क एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज, इट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क एज द थर्मल एनर्जी, एज द थर्मल एनर्जी it makes no difference between heat and work as the thermal energy can be changed, thermal energy can be changed, can be changed by adding or withdrawing, by adding or withdrawing, by adding or withdrawing the heat from the system, withdrawing the heat from the system, from the system, or by doing work on the system, or by doing work on the
इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है वो हीट के ट्रांसफर से हो रहा है या फिर मैकेनिकल वर्क करने से हो रहा है, ऐसा कुछ भी FLTD से आपको पता नहीं लग पाएगा। यू कैन नॉट ड्राइव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेयर द इंटरनल एनर्जी इज चेंज ड्यू टू एडिंग और withdrawing the heat from the system or either by doing work on the system or by the system। तो किस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है इसके बारे में कोई चर्चा FLTD नहीं करता है। अब आपके मन में एक सवाल है, तो इसीलिए एक अच्छा यूट्यूबर होने के नाते मुझे चाहिए कि उस सवाल का जवाब दे दे जो आपके मन में उठ रहा है। अगर आप मेरी शक्ल छोड़कर इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या कि कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर हुआ है तो उसके दो वजहें हो सकती है, या तो फिर वर्क डन किया गया हो या तो फिर हीट दी गई हो, या तो सिस्टम ने वर्क डन किया हो और हीट निकली। देखो अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो हीट एब्जॉर्ब करके करेगा, ठीक। अगर हीट सिस्टम को दी जाएगी और सिस्टम वर्क डन उसके हिसाब से करेगा तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। लेकिन एग्जैक्टली इन विच मैनर द internal energy of the system changes, it does not tell us by the FLTD, that is first law of thermodynamics। इस वजह से हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई इंटरनल एनर्जी का चेंज किसी भी सिस्टम का वो FLTD से आप नहीं पता कर सकते हैं। ये हो गई उसकी सेकेंड लिमिटेशन। तो ये दो लिमिटेशंस हो गई, ठीक, जो हमें मजबूर कर रही थी। अच्छा, और इसकी जो एक और प्रॉब्लम थी ना वो हम आपको बता दें तो फिर ये काम हमारा हो जाए। तो लिमिटेशंस दो डिस्कस कर दी। तीसरी लिमिटेशन, एक्चुअली इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यार सिंपल सी बात, अब इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाने से अच्छा है कि मैं तुमको दस्तरखान बिछा कर थाली परोस के ये कह दूं कि लो बेटा ये है कंक्लूजन। कहा है भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये FLTD की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिस्टमवा से हीट सराउंडिंग में जाता हुआ कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाता हुआ, ऐसा कौनो बात ही नहीं करत है। हाँ भैया, तो जब ये बात नए करत है तो फिर हम नया सिस्टम लाएंगे, नया लॉ लाएंगे। ये तीन खंबे थे जिसकी वजह से FLTD हिल रहा था, तो उसे फिर हमें सेकेंड लॉ से रिप्लेस करना था। बात समझ में आ रही है? तो तीसरी कमी क्या लिखेंगे? इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इट डज नॉट टेल अस, इट डज नॉट tell us the direction of heat flow। direction of heat flow, heat flow की डायरेक्शन नहीं बताया देवियों और सज्जनों। अच्छा, इसका एक और चीज मतलब है, इसका एक और मतलब हम निकाल लेंगे। देखो समझते रहो, ये थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसमें बहुत कुछ है, मसाला है। तो एक मसाला इसमें और, या मान लो दो बॉडी है, तो तुमको क्या पढ़ाया मैंने कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर होगी बॉडीज तो उनमें परस्पर उष्मा का स्थानांतरण, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो क्या कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में उष्मा का स्थानांतरण करा दे? हाँ, ये तो दुनिया ऊपर बात हो गई। तो वही बात हो गई कि कहीं भैया गोमती नदी लखनऊ से सुल्तानपुर न जाए के सुल्तानपुर से लखनऊ आ जावे, तो उल्टी बात हो गई ना। तो क्या ऐसा है कि ना साइंटिस्ट है, दिमाग है, दिमाग लगाया कि अगर इस सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि
हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो जाए। FLTD से पूछा कहीं नमतुल्लाह हो तो बताओ, कहीं नहीं भैया हम करना ही मालूम है। तो इट डज नॉट टेल अस, तो इसीलिए ये लिखा गया, इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, किधर बहोगे, ऐसा कोई रीजन। ये कह के निकल गए लोग, उस जमाने के सीधे साधे लोग बेचारे कह के निकल गए, कहीं अरे यार जो गर्म है उससे हीट निकालो, जो ठंडा है उसमें हीट आए, बात खत्म हो गई, कहीं पल्ला झाड़ ली। लेकिन अब ये तीन प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम और ये तीसरी प्रॉब्लम, इन तीनों प्रॉब्लम ने मिलकर हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट किया, हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट किया। क्या चैलेंज क्रिएट किया? अब हमें बताया कि नहीं भाई, अगर ये तीनों प्रॉब्लम है तो हम फर्स्ट लॉ को कंप्लीट नहीं मान सकते। फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हमारे ऊपर एक और चेप दिया गया, भाई बच्चे कहेंगे देखो पागल है, एक लॉ और चिपवाई दी, हम नहीं चिपवाया भैया, इस सिलेबस में है और तुम्हें आगे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, ठंडा ठंडा पानी पीते हो ना? तो हाँ, कहां से आता है वो? बर्फ डाल के। अरे हर आदमी बर्फ डाल के पानी नहीं पीता है, फ्रिज में रख के पीता है। तो फ्रीजर इसी पे काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखते हैं SLTD क्या है भाई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स SLTD, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें दो साइंटिस्ट आगे आए, एक थे कैल्विन प्लैंक और दूसरे थे क्लाउसियस। एक थे कौन? कैल्विन प्लैंक। कैल्विन और प्लैंक दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, लॉर्ड प्लैंक कैल्विन, लॉर्ड प्लैंक कैल्विन, ठीक। लॉर्ड प्लैंक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या था भाई SLTD के बारे में? फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों? फर्स्ट लॉ ये था कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज बाय द सिस्टम, वन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अदर इज डूइंग वर्क। तो क्या SLTD भी ऐसे ही कुछ था? नहीं। देखिए SLTD क्या था। SLTD कहता था इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये इनका स्टेटमेंट है भाई। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat extracted, all the heat extracted, all the heat extracted, it is impossible to convert all the heat extracted from a hot body, from a hot body, from a hot body into useful work, into useful work। ये असंभव कि आप मिसाल के तौर पर आप चाय बना रहे हो, गैस स्टोव पर आपने रखा, तो अगर सारी की सारी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती तो चाय को बनने में 3 नहीं 1 मिनट लगता। क्यों? क्योंकि कोई भी हीट का वेस्टेज नहीं होता, यानी ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं जो कि पूरी पूरी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर ले, कुछ ना कुछ हीट सिस्टम में बर्बाद जरूर होगी। ये तो था साहब कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। अब इसी से जन्म होगा हीट इंजन का, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कल तक। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने SLTD का दूसरा स्टेटमेंट दिया, क्लाउसियस। कौन साहब थे ये? क्लाउसियस स्टेटमेंट।
कौन था भैया? क्लाउसियस स्टेटमेंट। का कहीं नहीं, टीवी तो कुछ कहीं नहीं। अच्छा देखो, बात यही वो भी कहेंगे, लेकिन कहने का सेंस जरा सा अच्छा कर दिया कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हार्ड बॉडी। अरे आज तक तो हम यही पढ़ते आए कि हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी, हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी होता है, ठीक होता है। अच्छा, अपन ने 10th में पढ़ा था कि चार्ज का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, अरे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, लेकिन वही अपन का इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है कि ना जाता है? बोलो भैया, जाता है ना। तो वहां चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन हीट तो दो टाइप की नहीं होती, हीट तो एक ही टाइप की होती है, हीट होती है। हीट क्या होती है? हीट एनर्जी इन स्टेट ऑफ ट्रांजिट होती है। हीट क्या होती है बेटा? अनसिस्टमेटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को हीट बोलते हैं। तो हीट होती है, एक ही टाइप की होती है। जब एक ही टाइप की होती है तो फिर उसके साथ तो ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं कर सकते, दिल टूट जाएगा, समझा करो। तो फिर इट इज इम्पॉसिबल, फिर इन्होंने लिखा इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम cold body of cold body to hard body. It is impossible to transfer heat from cold body to hard body. यानी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को हीट देना विदाउट एक्सपेंडिचर, विदाउट एक्सपेंडिचर, without expenditure of work by an external source, by an external energy source, by an external energy source. बिना 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 एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के ये असंभव काम है कि आप किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को एनर्जी दे दें। इट इज इम्पॉसिबल। व्हाट इज दिस? इम्पॉसिबल है ये काम। ठीक है साहेब, तो ये था SLTD। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने समझ लो यार। एक बात बताओ, फ्रिज में जब तुम कुछ रखते हो, मान लो सेब ला के रखे हो, तो सेब हाथ में पकड़ के लाते हो ना, या थैली में लाते हो, तो भैया उसको निकाल के धोते हो। आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में तो कही जा रहा है मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, सैनिटाइज एवरीथिंग। अपने आप को तो सैनिटाइज करो ही करो, खाने में भी सैनिटाइजर छिड़क के खाओ ताकि कोरोना मर जाए। तो मतलब समझा, कहना ये चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि हीट, अरे सॉरी, सेब जब तुम्हारे हाथ में, तो ठंडा है ना, ठीक है, बहुत ठंडा नहीं है लेकिन ठंडा तो है ना, थोड़ा बहुत तो ठंडा है, तभी तो तुम पकड़ पा रहे हो आराम से। उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे समझ रहे हो ना, तो रूम टेम्परेचर पे है। अब तुम उसे फ्रिज में ले जाके रखोगे, वाह भाई वाह, फ्रिज में ले जाकर रखोगे तो वो उसे और ठंडा करेगा, वो उसे और ठंडा करेगा। तो कैसे? यही चीज FLTD से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। रेफ्रिजरेटर इसी पर काम करता है। अगर रेफ्रिजरेटर के पीछे 2-4 मिनट खड़े हो जाओ तो फिर देखो क्या आनंद आता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर अंदर की चीजों से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठंडी चीजों से ही हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे बाहर निकाल देता है। तो रेफ्रिजरेटर के पीछे गर्मी ही गर्मी होती है।
जाड़े में भी अगर रेफ्रिजरेटर ऑन है तो उसके पीछे जाके 2-4 मिनट खड़े हो जाओ, अच्छा सुकून मिलेगा तुमको, है ना। फ्री में बता रहा हूँ, हीटर जरा खर्चा भी कम करेगा और आराम से तुमको हीट भी मिल जाएगी, क्योंकि उसे कि वो ठंडी वस्तुओं से हीट को निकाल कर देता है। तो ठीक है साहब, अब ये हुआ SLTD। इस वीडियो में हम आपके साथ दो और चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपको केमिस्ट्री में शायद दिक्कत हो, इसलिए हम आपको बता देते हैं व्हाट आर द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देवी और सज्जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसे नोट कर डालो। आओ चलते हैं आगे की तरफ। तो प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपको मालूम है। भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आपको स्टेट बतानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट को मेजर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में बताने ही पड़ेंगे। फिर जब इसमें से कोई एक पैरामीटर चेंज होगा तो चूंकि ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, बॉयस ला, चार्ल्स ला, गैलुसेक ला, गैस ला, फलान ला, डिमाक ला, तो एक लाख से रिश्तेदारी होने की वजह से जब एक कोई छेड़ोगे तो दूसरे अल्टीमेटली छिड़छिड़ा जाते हैं। तो 2 पैरामीटर बदले, थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हुई, इसी का नाम प्रोसेस है। तो प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। संजीव कुमार का एक गाना है, जीवन में जो लोग चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते, बिछड़ जाते, बड़ा सुपरहिट गाना था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसे होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आप समझ लीजिए आपका कोई बेहया दोस्त, बार बार थप्पड़ मारो, बार बार वापस आ जाता है, भगता ही नहीं, है ना। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो बार बार वापस आया जा रहा है, जहां से चला था वहीं वापस आया जा रहा है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो पहली चीज इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हीट इंजन, कार्नोट का हीट इंजन समझना चाहते हो तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझ लो, बिना उसको समझे काम नहीं बनेगा। देखो ये इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे कुछ यूट्यूबर्स ने बड़ी प्यारी प्यारी टिप्पणियां की, तो आप भी अपना टिप्पणियां करिए, स्टेटमेंट दीजिए, कोई कमी हो तो बताइए। शकल खराब है उसके ऊपर टिप्पणी मत कीजिएगा, बाकी सब चीज पर टिप्पणी कीजिए। शकल खराब है मैं मालूम है, शकल पर टिप्पणी मत करिए, लेकिन ये बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, या नीचे कोई चीज आपको टेक्निकलिटी नहीं समझ में आ रही, तो उसी के नीचे आप एक टिप्पणी कर सकते हैं। और टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच, अ प्रोसेस इन विच, देखो ध्यान सुनो, अब देखो ऐसे, अरे समझ लो, पहले चित्रवा से समझ लो भैया, कहीं ऐसे जाओ, अच्छा बहुत बढ़िया। देखो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट ये थी और दूसरी ये वाली हो गई, कहीं अब क्या करें, कहीं वैसे ही वापस आ जाओ जैसे गए थे। ऐसे मान लो रंपापुर से पंपापुर, बीच में पड़ा झंपापुर, और यहाँ थी डॉक्टर झटका की दुकान, तो जाते हुए भी तुमने डॉक्टर झटका की दुकान से कुछ खरीदा, आते हुए भी रास्ते की दुकान से कुछ खरीदा, बीच में कोई हुड़ुक चुल्लू मिला भी तो उससे तुमने कहा नहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम रिवर्सिबल हैं, हम जैसे आए थे हम वैसे ही जाएंगे। यानी एग्जैक्टली द सेम पाथ, इफ अ प्रोसेस रिवर्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब नहीं पढ़े हो का लाशा कर लेगा प्रिंसिपल केमिस्ट्रिया में, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, तो तबे ना होगा जब एग्जैक्टली सेम मैनर में वापस आओ। यानी जितना हीट अब्सॉर्ब किए थे जाने में उतनी ही हीट डिवाइड करो आने में, तो इसे क्या कहेंगे? इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म है, ये भी याद रखो। दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं जो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइडियल कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में भी सुन लो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइडियल कॉन्सेप्ट। जैसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे नहीं हुआ करते। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? इट कैन बी
It can be reversed in such a way. It can be reversed. A process which can be reversed. Which can be reversed. A process which can be reversed in such a way. क्या है भाई? A process which can be reversed in such a way. अच्छा देखो, अब वीडियो थोड़ा सा एलोबरेटिव रहेगी क्योंकि ये आप प्रोफेशनल आ गया। अब वो वाला जमाना लग गया जब हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते थे। अब आराम से पढ़ाएंगे, लंबी लंबी वीडियो बनाएंगे, रात पे लेट कर देखिएगा आराम से, खूब आराम से समझिएगा, कथा कहानी की तरह देखिए आराम से, खूब कायदे से, और बताइए मुझको। अब वो सब जमाना लग गया, अब हम वैसी वीडियो नहीं बनाएंगे, भन बना के चल दिए। नहीं भाई, समझने के लिए बनाया है ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हिंदी जानते हो वो अगर मेरा वीडियो देखें तो उनको ही वीडियो समझ में आनी चाहिए। अब वो जमाने लग गए जब हम वो वीडियो बनाया करते थे, फटाफट बोर्ड पे लिखा, बना मिटा दिया। तुमको देखना हो देखो, ना देखना हो तुरंत स्किप मार दो, बहुत बढ़िया बटन तुम्हारे पास रहता है रिवर्स का, न देखो कोई जरूरत ना है। लेकिन हम वीडियो ऐसे बनेगा है, जैसे हम पढ़ावत है वैसे हम वीडियो बनाएंगे। सुन ला, a process which can be reversed in such a way, a process which can be reversed in such a way that all changes truly professional, अब truly professional वीडियो जैसे हम पढ़ाते हैं, that all changes taking place in the direction, देखो हुड़ू चुल्लू से नहीं मिलेंगे ये डॉक्टर झटका से ही मिलेंगे, बीच में हुड़ू चुल्लू बुलाते रहे कहीं ना, तुम्हारे पास तो ना जाएंगे भैया, है ना। तो all changes take place, a process which can be reversed in such a way that all changes take place in that process, in the direct process, all changes taking place in direct process, that all changes taking place in direct process are exactly repeated, ले भाई, exactly repeated in the inverse order, and opposite sense, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो? opposite sense यही होगा भाई, exactly repeated in inverse order and opposite sense, exactly जैसे गए थे, जैसे ये स्टेट चेंज यहां से यहां तक गए वैसे ही यहां से यहां तक वापस, ए से बी का जाना और बी से ए तक का वापस आना, एकदम एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर हुआ तो क्या हुआ, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, यानी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम ने मान लो 500 जूल की एनर्जी ऑब्जर्व की थी, ठीक, तो रिवर्स प्रोसेस में वो 500 जूल की एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करे, इवॉल्व कर दे, तो फिर वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस के होने के लिए दो कंडीशंस का होना मस्ट। अब जैसे अपन एक सिलेंडर और एक मूवेबल पिस्टन का सिस्टम ले ले, तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर करना चाहते हो तो वॉल जो हो वो सिस्टम की पूरी तरीके से कंडक्टिंग हो, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल हो, ताकि जब हम सिलेंडर के पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करें, वॉल्यूम में चेंज करें, यानी वर्क डन करें, तो जो वर्क डन की वजह से हीट सिस्टम में इवॉल्व हो रही है वो बिना किसी रुकावट के सराउंडिंग में जा मिले, यानी टेम्परेचर कुल मिला के कांस्टेंट रहे। और दूसरी, ये तभी संभव है
जब फ्रिक्शन लेस हो पिस्टन। तो तुमको मालूम है क्लास 11th में मैंने डिस्कस किया था बेटा, फ्रिक्शन ठीक है हमारे नुकसानदेह, लेकिन फ्रिक्शन बीइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना इन नेचर, हम पूरी तरीके से किसी सरफेस को नहीं हटा सकते। अब जैसे तुम्हारे घर में रंदा लगा लगा कर आप अपनी प्लाईवुड की अलमीरा, आप अपने प्लाईवुड के जितने सामान होते हैं उसको आप क्या करते हो, स्मूथ सरफेस बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन कितना भी स्मूथ बना लो, अगर तुम उसे लेंस या बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखोगे विजिबिलिटी, तो तुम्हें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स तब भी दिखाई देंगे। तो जब पार्टिकल्स हैं तो इंटरलॉकिंग होगी तो फ्रिक्शन होगा। अगर उस पर तुम स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन को तो तुम खत्म ही नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को खत्म करने का मतलब है कि उस सरफेस को खत्म कर देना। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली पॉसिबल नहीं होते। तो इसकी जो चीज होती ना हो के बारे में हम का ज्यादा बात करें भैया, नोट कर लो के रिवर्सिबल प्रोसेस होएगा वहाँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है बच्चों, इसीलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, तो 2 पॉइंट चाहे तो लिख सकते हो। कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऑल दी डिसिपिएटिव फोर्सेस लिख लो, हम लिखेंगे थक गए। ऑल दी, देखो कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पहली कंडीशन लिख लो, ऑल दी कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी की पहली कंडीशन क्या है, all the dissipative forces like frictional force, viscous force should absent। ऐसा हो सकता है? नहीं, तो नहीं हो पाएगा आइडियली। तो डिसिपिएटिव फोर्सेस एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी, द प्रोसेस शुड टेक इनफाइनाइटली स्मॉलली। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो फिर आइडियल हो गया। नहीं भैया, वो आइडियल नहीं होगा। अच्छा चलो लिख देते हैं, तुम लोग बहुत बड़े नवाब हो ना, लखनऊ वाले नहीं हो, लेकिन हो तो नवाब, लिख देते कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक। कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा, कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। एक नंबर, द डिसिपिएटिव फोर्सेस, हर उस फोर्स से जिसकी वजह से हीट का लॉस हो उसे हम डिसिपिएटिव फोर्स कहते हैं। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, वो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, वो विस्कस फोर्स हो सकता है, या कोई भी ऐसा फोर्स जिससे हीट का लॉस हो उसे हम डिसिपिएटिव फोर्सेस कहते हैं। तो पहली कंडीशन, ऑल द डिसिपिएटिव फोर्स मस्ट बी एब्सेंट, ये हो ही नहीं सकता। फोर्स वे एब्सेंट कर दोगे तो कमवा कैसे होगा, डिसिपिएटिव फोर्स, ऑल द डिसिपिएटिव forces must be absent, it is not possible, must be absent होने चाहिए, ये possible नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, all the dissipative forces must be absent and the process should take infinitely slowly, this is not possible। the process should take place infinitely slowly, राइट। ये दो चीजें, अगर ये दो कंडीशन कोई प्रोसेस मेट करता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाए। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, जैसे वो गाना था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वैसे ही ये भी है। ये होता ही नहीं। कोई प्रोसेस बहुत इनफाइनाइटली स्लोली का मतलब क्या, ठहरा हुआ। अरे जब ठहर जाओगे तो काम कैसे करोगे, काम करने के लिए जो चलना पड़ेगा ना। गाना याद करो, दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, तो काम तो करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, तो जहां मूवमेंट होगा वहां इनफाइनाइटली स्लोली आया नहीं पाएगा। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से सिस्टम इनफाइनाइटली स्लोली नहीं हो सकता, और जब इनफाइनाइटली स्लोली नहीं हो सकता तो फिर वो रिवर्सिबल भी नहीं हो सकता, ठीक। तो ये था रिवर्स, लेकिन अब किताब में लिखा है तो हमने कहा बताने में ही भलाई, नोट कर लो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी और दिलचस्प है।
कहीं जब रिवर्सिबल प्रोसेस ना है, यानी बाई डायरेक्शनल नहीं है, आना और जाना, आना और जाना। अब मिसाल के तौर पर जैसे तुम ही निकले घर से, गाड़ी में पेट्रोल था, 10-20 किलोमीटर गए, का खर्चा हुआ? पेट्रोल खर्चा हुआ ना। अब जो पेट्रोल खर्चा हुआ वो वापस ले सकते हो नहीं, टंकी में नया पेट्रोल भराओगे, नया पैसा दोगे। अकलमंद मत बनो, ये मत कहो कि नहीं हम चुराए लेंगे किसी, नहीं। जो पेट्रोल तुमने जला लिया वो पेट्रोल अब तुम्हें मिलना नहीं है। तो गाड़ी से घर का आना और जाना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो जैसे डिस्टेंस जीरो नहीं है वैसे वो वापस घर तक आ जाना वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता। ऐसे ही अब तुम इसको कहो यहाँ काहे लिया ये बात? इसलिए लिया है बच्चों कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अपन क्या समझते, साइक्लिक प्रोसेस अपन क्या समझते, आइसोथर्मल प्रोसेस अपन क्या समझते, एडियाबेटिक प्रोसेस अपन क्या समझते, आइसोबारिक प्रोसेस अपन क्या समझते, आइसोकोरिक प्रोसेस ये, और आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, जिनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा इससे पहले की वीडियो में दी हुई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालूंगा, आपको खुद जाके चैनल विजिट करना होगा। तो हम अगला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या था भाई? इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो देवियों और सज्जनों इसे कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है भाई इररिवर्सिबल प्रोसेस? एनी प्रोसेस, अब देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन हो गई। रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा गया कि जिस डायरेक्ट प्रोसेस में जिस ऑर्डर में चले उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल, अब देखो इसकी आसान सी डेफिनेशन, एनी प्रोसेस which is not reversible, any process which is not reversible है, ठीक है। any process which is not reversible is known as irreversible process। हर प्रोसेस irreversible is known as irreversible process। अब तुम जितने भी प्रोसेस कर रहे हो इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस, बर्फ का गलना, पानी से भाप का बनना है, कोई भी प्रोसेस ले लो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, सारे प्रोसेस इररिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये ना आ जाए कि सर साइक्लिक प्रोसेस, ना 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 ना। साइक्लिक प्रोसेस में ये कहा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि सिस्टम में वर्क डन नहीं होता, सिस्टम हीट को नहीं लेता देता, ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं करी थी, इसलिए वो प्रोसेस इस पर खरा नहीं उतरता। ठीक, हम चाहेंगे कि आप आराम से इस वीडियो की तमाम बातें नोट करें। वीडियो लंबा हो रहा है, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, हैं 43-44 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसे नोट करें। इसका सेकेंड पार्ट आपको फिर मिलेगा जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मुझे खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।